देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन यानी फिजिक्स का ही हमारे पास फोर्थ चैप्टर है। बेसिकली हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शंस के ऊपर डील नहीं करते, लेकिन मोशन इन अ प्लेन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर डायरेक्शंस के ऊपर डील करेंगे और डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में पढ़ने का। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है कि हमें नीड ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का नीड क्यों पड़ा, क्या रीजन था हमारे पास वेक्टर को पढ़ने का। तो देखिए, नीड फॉर वेक्टर। देखिए, नीड फॉर वेक्टर में क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है। ए से कहाँ पे मूव किया, वो बी पॉइंट पे आया। तो अगर ये ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पे जा रहा है तो इसके मोशन को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये बॉडी किस में मूव कर रहा है, वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। ये बॉडी किस में मूव कर रहा है, हमारे पास वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। अगर मान लो यही ऑब्जेक्ट अगर वापस आ जाए, यानी ए से वो बी गया, बी से कहाँ पे आ जाए, वापस आ जाए, तो अगेन आगे ये ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, वन डायमेंशन में ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो डायरेक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। या तो ये बॉडी पहले बॉडी कहाँ जा रहा था, ये फॉरवर्ड जा रहा था, अब ये बॉडी कहाँ पर आ गया हमारे पास, फॉरवर्ड आ गया, सॉरी बैकवर्ड आ गया। तो हमारे पास क्या है, दो डायरेक्शंस पॉसिबल हो गए। अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज हमारे पास क्या है, वो यहाँ से ऐसे करके मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर अपने साथ साथ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स और वाई में क्या आ रहा है, एक साथ चेंजेस ला रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट यानी इस पार्टिकल का मोशन किस में हो गया, टू डायमेंशन में हो गया, यानी 2D के अंदर हो गया। अब ये देखिए, ये पार्टिकल वापस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी ओ से वो कहाँ पे गया, ए पे गया, वापस ए से कहाँ पर आ गया, वो ए पे ओ पे आ गया। तो ये पार्टिकल किस में चला, टू डायमेंशन में। तो इसमें भी हम डायरेक्शन को इजिली निकाल लेंगे, यानी पॉसिबल हो जाएगा। अगर मान लो हमारे पास हम बॉडी, अगर हमारे पास बॉडी जो है क्या करे, यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से कहाँ पर आ जाए, वापस नीचे आ जाए, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, या तो ये अपवर्ड मोशन कर रहा है या तो फिर क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। तो हम मोशन इन वन डायमेंशन से इजीली पता कर सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है। लेकिन मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डिस्टेंस अगर कवर करे और नंबर ऑफ डायरेक्शंस अपना क्या करे, चेंज करता रहे, बार बार वो चेंज करता रहे, तो हमें वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर। एग्जांपल के फॉर्म में देखिए, मान लीजिए कोई पर्सन ए पॉइंट से निकला, ए से कहाँ पर आया, बी पे आया, बी से कहाँ पर गया, सी पे गया, सी से कहाँ पर आया, डी पे आया, डी से कहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर डी से कहाँ पर आया, फिर ई पे गया, ई से कहाँ पर आया, एफ पे आया, एफ से ई से एफ से कहाँ पर आया, वो जी पाया। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा था, स्ट्रेट गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डायरेक्शंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम मोशन इन द प्लेन में ही पढ़ेंगे, वेक्टर के अंदर ही पढ़ेंगे कि मान लीजिए हम, आपने क्या देखा है, ग्राफ देखा होगा, ग्राफ में साइड में लिखा रहता है 1 यूनिट इक्वल्स टू में क्या होगा, 400 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। यानी वेक्टर हमें ये बताएगा कि बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का जो ड्राइंग है, यानी 3D ग्राफ है, वो हम किस में उतार सकते हैं, छोटे से ग्राफ पे भी उतार सकते हैं। कैसे हम उसको मानेंगे, उसको यानी 400 किलोमीटर को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर 1 यूनिट मान लिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास कौन करवाता है, वेक्टर करवाता है। तो यहाँ पे हमारे पास नीड ऑफ वेक्टर क्या है, इन ऑर्डर टू डील विथ एन ऑब्जेक्ट, an object can have a large number of direction। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शन हो, नंबर ऑफ डायरेक्शन, लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शन in order to deal in order to deal with such situation effectively, we need to
introduce the concept of new physical quantity, of new physical quantity, उसको हम क्या कहेंगे, that is called वेक्टर। उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। जैसे देखो यही वो पार्टिकल था, पहले वो कहाँ से गया, ए से बी गया, बी से कहाँ आया सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से कहाँ गया जी। इसमें क्या कर रहा है, ये जो पार्टिकल है यानी ओ पार्टिकल जो है वो हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो जब इस ऑब्जेक्ट अगर अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करता है तो उसमें उसको डील करने के लिए, लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शंस को डील करने के लिए कौन आता है हमारे पास, यहाँ पे वेक्टर कॉम्पोनेंट आता है। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, वो वेक्टर होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो वेक्टर होता है हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारे पास, देखो एक होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। अब देखते हैं हम यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है यहाँ पे, द फिजिकल, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है यहाँ पे, द फिजिकल quantities which have only magnitude and no direction। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन ना हो तो उस क्वांटिटी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फिजिकल स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मार्केट में हम जाते हैं, यहाँ पर मार्केट जाते हैं हम, मार्केट गए यानी मान के चलो ये ए पर्सन है, ए पर्सन कहाँ गया, हमारे पास मार्केट गया। जब ये मार्केट जाता है तो ये क्या लेने गया वहाँ पर, मान के चलो मार्केट से एक पैकेट दूध लाने गया। ठीक, घर से फ़ोन आया इसके पास कि बेटा एक पैकेट दूध नहीं 2 पैकेट लेकर आना। तो वहाँ पे क्या उसने क्वांटिटी अपनी क्या कर दी, बढ़ा दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पैकेट हो गया। तो क्या इसके अंदर आपको कहीं डायरेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो जिस भी क्वांटिटी के पास सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी आ जाए वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। मिल्क कितना पैकेट था, एक पैकेट, एक से कहाँ पर आ गए 2 पैकेट। तो 2 ये इसका क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। 1 क्या दिखा रहा है इसका, वो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, ये जो पर्सन था वो जो दूध का पैकेट लाने गया, वो दूध का पैकेट क्या था हमारे पास, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी था। एग्जाम्पल देखो, और गए हम यहाँ पर मार्केट गए, यही पर्सन था, बी पर्सन था, वो मार्केट गया। ठीक है, मार्केट से वो क्या लाने गया, आलू लाने गया। सपोज पहले आलू का जो रेट था, कुछ टाइम पहले आलू का जो रेट था 8 रुपीज़ के जी था। ठीक है, अब वो आलू का 18 रुपीज़ के जी था सपोज। अब क्या हुआ, आलू जब लेने गया, आज के डेट में लेने गया, तो वो आलू का केज कितना हो गया, 12 रुपीज़ हो गया। तो पहले क्या सोच के गया था वो, मैं सिर्फ 2 केजी लूँगा आलू, वापस आ जाऊँगा। लेकिन जब उसने देखा कि 12 केजी रुपीज़ हो गया तो अपने क्वांटिटी को क्या करेगा, हमारे पास वो क्वांटिटी को अपने क्या करेगा, बढ़ा लेगा। 2 केजी की जगह क्या लेकर आ जाएगा, 5 केजी लेकर आ गया। तो क्या यहाँ पे कहीं डायरेक्शन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। यानी पहले वो कितना था, 2 लेने गया था, लेकिन अब वो अब क्या लेकर आ गया, 5 केजी लेकर आ गया। तो हम मैग्नीट्यूड, जिस भी क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज, द फिजिकल quantities which have
which have both magnitude and direction। अगर किसी भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर दोनों हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, बी पॉइंट पे जाना है। सपोज मेरे घर से ये कितना दूर है, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और बी पॉइंट जो है मेरे घर से क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन पे है। कहाँ पर है ये, नॉर्थ डायरेक्शन पे। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, इस क्वांटिटी के अंदर क्या आ गया, डिस्टेंस डायरेक्शन आ गया, तो ये क्वांटिटी मेरा यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अब देखो, मान लो ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, तुमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, ए से मूव होकर कहाँ पर आ गया, बी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ, जिस डायरेक्शन में है हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, बॉडी क्या कर रहा है, उसी पॉइंट उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी डायरेक्शन मेरा कहाँ है, फॉरवर्ड है, तो ये ऑब्जेक्ट का भी डायरेक्शन क्या हो गया, यहाँ पर फॉरवर्ड हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट यानी फोर्स मेरा क्या कहलाएगा, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि हमारे पास मोमेंटम हो गया, मान लो मैं ही हूँ यहाँ पर, मेरा क्या है, बॉडी के अंदर मास है। मान लो मैं ए पॉइंट से मूव होकर वो कहाँ पर आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या गेन किया होगा, वेलोसिटी गेन किया होगा। तो अगर मैं मास इंटू अगर वेलोसिटी कर दूँ, और उस वेलोसिटी के अंदर क्या रहे, डायरेक्शन अगर रहे, तो वो बॉडी क्या बन जाता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो वो क्या बन जाता है वहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमसे पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी में। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। इस केस में क्या होगा, वेक्टर हैव ओनली, वेक्टर हैव बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों होगा इसके पास, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा। सेकंड हम देखते हैं, दे चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस। मान के चल लो हमारे पास क्या है कि मेरे पॉकेट में क्या है, 10 रुपये हैं। मेरे पॉकेट के अंदर क्या है, वॉलेट के अंदर 10 रुपये रखे हुए हैं। कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद यही 10 रुपये क्या हो गए, 20 रुपये में कन्वर्ट हो गए। यानी किसी से 10 रुपये लिया, उसी के अंदर रह दिया। अब वॉलेट के अंदर पहले कितना था, 10 रुपये, अब कितना आ गया, 20 रुपये आ गया। तो यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मान लो कुछ टाइम बाद ये 20 रुपये भी क्या हो गया, जीरो में कन्वर्ट हो गया। तो मैग्नीट्यूड मेरा यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट हम देखें यहाँ पर, इसी का वेक्टर क्वांटिटी का सेकंड पॉइंट क्या है, दे कैन चेंज। यानी वेक्टर क्वांटिटी को हम चेंज कर सकते हैं कैसे, दे कैन चेंज इफ either their magnitude direction or both changes, उस केस में क्या कर रहा हो, बोथ अपना क्या करे, एक साथ चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल, वो ए से कहाँ पे गया है, बी पे आया, बी से कहाँ पर आया, सी पर आया, सी से कहाँ पर आ रहा है, वो डी पे आ रहा है। तो इस केस में अगर ए से बी जा रहा है तो कितना चला वो, 2 किलोमीटर। बी से सी आया, कितना चला, 2 किलोमीटर। ये किस में जा रहा है,
ये ईस्ट में जा रहा है, ये भी किस में जा रहा है, ए सी बी गया ईस्ट डायरेक्शन में, बी से सी कहाँ गया, ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि देखो डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब देखो ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट निकला, कहाँ पर आया, बी पे आया, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर चला, बी से कहाँ पर आया, सी पर आया, ठीक है, बी से कहाँ पर आया और सी पर आया, कितना चला, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। सी से कहाँ पर आ रहा है, वो डी पर आ रहा है, कितना चला, 2 किलोमीटर चला। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है हमारे पास, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन मेरे पास यहाँ पे क्या है, मान के चल लो हमारे पास यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या है, मान लो ये ए से कहाँ पर आया, बी पे आया, 3 किलोमीटर रहा, बी से कहाँ पर गया, सी पे गया, फिर भी क्या रहा, 3 किलोमीटर रहा, सी से कहाँ पर आया, डी पे आया, किस में रहा, 3 किलोमीटर रहा। तो देखो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पहला कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कॉन्स्टेंट रहे। सेकंड कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड मेरा क्या हो, चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी उसके साथ क्या हो, चेंज हो जाए। थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या है कि मेरा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे क्या रहे, चेंज होता रहे। तो ये मेरे क्या है, सेकंड का एग्जांपल था। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड इसका सिमिलरिटी, जैसे दे कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू ordinary law of algebra। ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास क्या है, बैग है, इस बैग के अंदर यहाँ पर क्या है, 2 kg ओनियन रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, 2 kg पोटैटो रखा है। मैं पूछूं अगर कि यहाँ पर दोनों के अंदर टोटल इस बैग में कितना वेट है, तो हम क्या कह सकते हैं, 2 kg प्लस 2 kg कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 kg, यानी इस बैग के अंदर टोटल कितना वेट है, यहाँ पर 4 kg का वेट है। अब देखो थर्ड पॉइंट इसमें क्या होगा हमारे पास, दे कैन बी एडेड ओनली बाय यूजिंग स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी किसी दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर मुझे ऐड करना होगा और अगर उसके अंदर डायरेक्शन अगर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो हमारे पास अ वेक्टर quantity is represented by a straight line with an arrow head over it। यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो उस क्वांटिटी के ऊपर अगर हम एरो अगर लगा दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास डायरेक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये डायरेक्शन हमारे पास, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ और ये हमारे पास क्या है साउथ। सपोज मान लो हम ओ पॉइंट से निकले और कहाँ पर आए, ए पॉइंट पे आए, ओ से निकलो कहाँ पर आए, ए पॉइंट पे आए। तो ए मेरा यहाँ पे क्या है टेल और ये हमारा यहाँ पे क्या है हेड। मुझे क्या बताना है कि मैं ओ से चला और कहाँ पर आया, ए पे आया, मुझे क्या करना है, इसको वेक्टर पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कैसे करूँगा,
ओ से हम चले कहाँ पर आगे, ए पर आगे, तो मैं वेक्टर को कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पर एरो बना के दिखाऊंगा। एरो का हेड कहाँ पर होगा, आगे की तरफ, टेल कहाँ होगा, पीछे की तरफ। सपोज कोई बोलता है कि मैं अब ओ से ए नहीं आया, अब मैं कहाँ गया, ए से ओ गया, तो अब मुझे क्या करना है, वेक्टर रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, वो बंदा क्या करेगा, वो क्या दिखाएगा, तुम ओ से ए आए, तुम क्या दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है, गलत है। अगर हम ए से ओ जा रहे हैं तो हम कैसे दिखाएंगे, ए ओ, और रिप्रेजेंटेशन जो एरो होगा वो ऑलवेज कहाँ होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। उसका टेल कहाँ होगा, हमेशा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। याद रखना, जो एरो होगा यानी हेड, एरो का जो हेड होगा वो हमेशा कहाँ होगा, ईस्ट में होगा, और एरो का जो टेल होगा वो कहाँ पर होगा, हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अगर मान लो हमें और दूसरे तरीके से अगर इसको रिप्रेजेंट करना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके ऊपर, या तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओ से ए हम गए, इस वेक्टर का नाम मैंने दे दिया P, तो इसको या तो मैं क्या करूंगा, इस P को एरो से रिप्रेजेंट करवा दूंगा, और या तो मैं इस P को मैं क्या करूंगा, बोल्ड लेटर्स में रिप्रेजेंट करवाऊंगा, या तो मैं क्या करूंगा, इसको बोल्ड लेटर में दिखवाऊंगा। तो बोल्ड लेटर बनाना इतना पॉसिबल नहीं होता, हर बार हम बोल्ड लेटर नहीं बना के दिखा सकते। हम क्या करेंगे, सिंपली एक वर्ड लिखेंगे, उसके ऊपर एरो को लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे पास ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर which gives position of an object with reference to the origin of an of a coordinate system is called पोजीशन वेक्टर। उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। कैसे, देखो मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाया, यहाँ पे क्या है x, और ये तुम्हारे पास क्या है y, ये क्या है o ओरिजिन है। मान लो कोई p पॉइंट है, यहाँ पर मुझे p पॉइंट देखना है, इसका पोजीशन देखना है, तो किसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन देखूंगा मैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये मैं ये देखूंगा कि ओरिजिन से ये p पॉइंट कितना दूर है। तो ये ओरिजिन से अगर मैं इस p पॉइंट को अगर मैं मेजर करता हूँ, तो ये मुझे क्या बता देगा, इसका पोजीशन बता देगा, पोजीशन वेक्टर बता देगा, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और ये जो स्ट्रेट लाइन मेरे पास ड्रॉ किया हमने, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच का क्या दिखा रहा है, हमारे पास डिस्टेंस दिखा रहा है। पोजीशन वेक्टर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, मान लीजिए हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाया, इस पी पॉइंट पे हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो कोई पॉइंट रखा हुआ है। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर हमारे पास दो कंक्लूजन देता है। पहला कंक्लूजन क्या बताता है कि ये ओरिजिन से ये वेक्टर कितना दूर है। सेकंड कंक्लूजन क्या बताता है कि ये किस डायरेक्शन में है। यानी पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा, पहले तो ओरिजिन से इसके बीच का डिस्टेंस बताएगा, सेकंड कंक्लूजन क्या बताएगा कि वो कितना दूर है डायरेक्शन से, यानी सॉरी ओरिजिन से कितना दूर है। तो यानी ये जो वेक्टर है यानी पोजीशन वेक्टर मुझे दो इंफॉर्मेशन देगा। वो क्या क्या है, पोजीशन वेक्टर gives position vector gives two information, gives two information। first वो क्या बताएगा, distance between the origin to point P
ये बताएगा। सेकंड मुझे क्या बताएगा, इन विच डायरेक्शन P पॉइंट इज लोकेटेड। ये बताएगा। सेकंड हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं यहां पर। इट इज दैट वेक्टर which tells how much and in which direction an object has changed its position in given interval, given time इंटरवल। मान लो यही पोजीशन वेक्टर है, मान लो ये कोऑर्डिनेट मैंने बनाया और इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, एक P पॉइंट लोकेटेड है। तो ओरिजिन से अगर मैं ये देखता हूँ तो P पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, पोजीशन दिखाएगा। सपोज मैं इसके पोजीशन को मैं R1 डिस्टेंस मान लेता हूँ। अब यही P पॉइंट मेरा मूव होकर कहाँ पर आ गया, P डैश पॉइंट पे आ गया। अब इसने अपना पोजीशन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। किसके रिस्पेक्ट में चेंज किया, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चेंज किया। तो ऑब्जेक्ट कितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चला, ये कौन बताएगा मुझे, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस बताएगा। अब इसका डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर R2 है। तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा, P से P डैश तक में कितना चला, ये मुझे क्या बताएगा, ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन बताएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा। यानी जब हम वेक्टर देखते हैं तो वहाँ पे डिस्टेंस को कंसीडर ना करके हम क्या देखेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। क्यों, क्योंकि P पॉइंट पहले यहाँ पे था। यानी मान के चलो अगर डायरेक्शन अगर हम देखते हैं, ये ईस्ट, यहाँ पे क्या है वेस्ट, नॉर्थ, और ये क्या है साउथ। पहले P पॉइंट कहाँ था, ईस्ट की तरफ था, यानी ईस्ट के पास सबसे ज़्यादा पास था। अब ये मूव करके कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। कहाँ, किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो अब इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, कीप ऑन चेंजिंग है, यानी चेंज कर रहा है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, इसको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। समझ में आया, फिर से बताता हूँ। देखिए मान लीजिए P पॉइंट, ओरिजिन से P पॉइंट के बीच का दूरी कितना था, R1। किस डायरेक्शन में था, ईस्ट की तरफ था। कुछ टाइम बाद यही पार्टिकल P कहाँ पे मूव हो गया, P डैश पे आ गया। ठीक है, अब ओरिजिन से इसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर R2। किस डायरेक्शन की तरफ ही जा रहा है, ईस्ट से होकर ये कहाँ पे आ रहा होगा, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। यानी नॉर्थ की तरफ इसका ये क्या मूवमेंट है। तो अब इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कहाँ पर, नॉर्थ की तरफ। तो इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब आइए, हमारे पास दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं, एक होता है एक्सियल वेक्टर और दूसरा क्या होता है यहाँ पर हमारे पास पोलर वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर क्या होता है हमारा, तो देखिए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं पोलर वेक्टर का। पोलर वेक्टर, द वेक्टर which have स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी वेक्टर का अगर स्टार्टिंग पॉइंट हो और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर कहेंगे। यानी किसी भी वेक्टर का या किसी भी कंपोनेंट का अगर स्टार्टिंग पॉइंट हो जाए उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये हमारा घर है, हम यहाँ से निकले, कहाँ पे पहुँच गए, स्कूल आ गए।
तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या था, होम था, होम से कहाँ पर आ गए हम, स्कूल में आ गए, तो हम यहाँ पे क्या बन जाएंगे, पोलर वेक्टर बन जाएंगे। सपोज आप कहाँ पे गए ना, स्कूल में थे, स्कूल से वापस कहाँ पर आ गए, घर पे, तो ये क्या आपका स्टार्टिंग वेक्टर हो जाएगा। तो जिस भी वेक्टर का, जिस भी कंपोनेंट का अगर स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, उस कंपोनेंट को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर कहेंगे। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्या एन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा के लिए एक ट्रेन खुलती है, तो ये ट्रेन का क्या है यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एक पोलर वेक्टर बन जाएगा। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लीजिए, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस का भी क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका भी क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वेलोसिटी हो गया, इसका भी क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब आ जाइए एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है हमारे पास, एक्सियल वेक्टर होता है द वेक्टर विच रिप्रेजेंट rotational effect and act along the axis of rotation in accordance with right hand screw rule, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एक्सेल वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल रोटेशनल वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास का एक फैन है। जब हमने फैन को इंस्टॉल किया था तो हमने मार्किंग कर दी है फैन का ब्लेड कहाँ पर है, पहला नंबर का ब्लेड कहाँ पर है, ईस्ट डायरेक्शन में। जब हम इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला ब्लेड हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में खत्म हो, एंड हो जाके और फिर वापस से क्या करें, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो पहले नंबर का ब्लेड हो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से ही वो स्टार्ट हो। तो यानी कोई भी रोटेशनल हो, यानी कोई भी रोटेशनल इफेक्ट है, उसका कोई भी पर्टिकुलर एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। जैसे कि अर्थ का रोटेशन देख लीजिए, क्या आपको पता है कि अर्थ किस पॉइंट से रोटेट होना स्टार्ट हुआ, नहीं पता किसी को, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, एक्सियल वेक्टर कहलाएगा। तो इसके अंदर एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशन ऑफ, बेस्ट एग्जांपल है रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड अराउंड सन, सन के अराउंड और उस खुद के एक्सिस के अराउंड भी तुम्हारे पास क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में ये मूव करता है। तो देखिए जनरली जो हमारे पास वेक्टर का जो मीनिंग होता है वो होता है, वेक्टर का मीन होता है यहाँ पर क्या, वेक्टर मीन्स कैरियर, वेक्टर मीन्स कैरियर। कैरियर का मीनिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी कंपोनेंट अगर अपने अंदर मैग्नीट्यूड रख रहा है और साथ में क्या कर ले, कैरी अपने साथ, वो डायरेक्शन को अगर कैरी कर ले तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए हमारे पास वैसे वेक्टर तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक टेंसर क्वांटिटी होता है। तो टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, जैसे देख लेते हैं हम यहाँ पर, टेंसर क्वांटिटी it the physical quantity which have no specified direction and have
and have different डायरेक्शन। उसके पास क्या हो, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ना हो, और उसके पास क्या हो, कोई डेफिनाइट डायरेक्शन ना हो, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या लिया, एक पीस ऑफ पेपर लिया, ठीक है, ये पीस ऑफ पेपर लिया, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो देखिए पेपर की क्या हो रही है, बेंडिंग, यहाँ पे क्या होगा, बेंड होगा। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो देखिए ये क्या पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, इस पीस ऑफ पेपर में क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ। जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो देखिए ये पोर्शन क्या है, ज़्यादा बेंड हो गया, लेकिन ये पोर्शन क्या हुआ, कम बेंड हुआ। ये पोर्शन यहाँ से क्या हो गया, ज़्यादा बेंड हो गया, यानी अंदर की तरफ ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया ऐसे, क्योंकि जो मेरा फोर्स है उसका कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन यहाँ पे नहीं लग रहा। क्यों स्पेसिफाइड डायरेक्शन, अगर फोर्स मेरा ऑल डायरेक्शन कांस्टेंट होता तो बेंडिंग यानी जो कर्व हो रहा है यहाँ पे, जो पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं वो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा जाएगा। तो यानी टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके अंदर कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन में फोर्स ना हो, और प्लस उसका डायरेक्शन भी क्या हो, यहाँ पर फिक्स्ड ना हो, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं।